1981 में पेरिस के बुआ द बोलूनिया पार्क में एक आदमी को दो लावारिस सूटकेस दिखाई देते हैं और जब वो उसे खोलता है तो उसमें वो देखता है एक इंसान की लाश के टुकड़े और पुलिस वहाँ पर आ जाती है एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है एंड विद इन 4 डेज पुलिस कातिल के घर तक पहुँच जाती है जो कि था ईसाई सागावा। और जब पुलिस ईसाई सागावा की फ्रिज ओपन करती है तो उसमें जो वो देखती है वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। Pendant ces 2 jours, à plusieurs reprises, il a mangé des morceaux de la Began with a twisted fantasy brought to life. My humanity collided with my deepest, most horrifying desires. Was legally insane and needed help. Believes me, but my ultimate goal was to eat her instead of killing her. He grabbed some of the chunks he had cut and put them in his fridge. He then seasoned some of the other pieces and put them in a fryer. Heaven! It tasted like raw tuna. Case of the Kobe cannibal Issei Sagawa. He cut Rena's body into pieces using an electric knife and took photos of the entire process. So welcome to the podcast. My name is Rudra Rajput and today we're going to talk about the case of Issei Sagawa। 26 अप्रैल 1949 को जापान के बहुत ही अमीर शख्स अकीरा सागावा के घर उसके दूसरे बेटे का जन्म होता है, पर वो बच्चा अब नॉर्मली बहुत ही ज्यादा छोटा और वीक था जो कि शायद सरवाइव ना कर पाता अगर डॉक्टर्स उसको पोटेशियम एंड कैल्शियम के इंजेक्शंस ना लगाते। वो बच्चा इतना छोटा था कि वो अपने बाप की हथेली पे फिट आ रहा था और इस बच्चे के वीक होने के दो मेन रीजन थे। पहला, जब ये अपनी माँ टोमी सागावा के पेट में था तो उसकी माँ सीढ़ियों से गिर जाती है जिसके कारण गर्भ में ही इस बच्चे को चोट लग जाती है, और दूसरा रीजन ये टाइम से पहले ही पैदा हो जाता है एंड इस बच्चे का नाम था ईसाई सागावा, जिसकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे। फादर अकीरा सागावा, मदर टोमी सागावा, एल्डर ब्रदर जून सागावा एंड यंगर ब्रदर ईसाई सागावा। यह फैमिली जापान की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थी क्योंकि अकीरा सागावा जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी कुरिता वाटर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे। ईसाई सागावा बचपन से ही बहुत वीक, वियर्ड एंड अगली लुकिंग वाला एक बच्चा था जिसकी हाइट भी बहुत कम थी और उसके दांत बहुत बारीक एंड डिस्प्लेस थे। इसी कारण वो घर से ज्यादा बाहर नहीं जाता था, ना ही उसके कोई दोस्त थे। घर पे रहने के कारण वो कॉमिक्स बहुत ज्यादा रीड करने लगा और इसके बाद वो अडल्ट कॉमिक्स पढ़ने लगा एंड इसी तरह वो एक वेस्टर्न एक्ट्रेस ग्रेस कैली को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा एंड यही से वो सभी वेस्टर्न गर्ल्स का दीवाना बन गया। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके शौक बहुत ही ज्यादा अजीब एंड क्रीपी होने लगे, जैसे कि उसे वेस्टर्न वुमेन्स पसंद तो थी लेकिन वो उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था बल्कि वो उन्हें खाना चाहता था। आई नो कि सुनने में बहुत क्रीपी लग रहा है लेकिन ट्रस्ट मी, ये तो अभी शुरुआत है। 2011 में ईसाई एक वॉइस मैगजीन के इंटरव्यू में बताता है कि उसके स्कूल टाइम में उसका एक क्लासमेट लड़का था और वो उसके थाइस का मांस खाना चाहता था। ハンサムなその男の子の太ももに अभी ईसाई को समझ में आ चुका था कि वो एक कैनिबल है और इसीलिए वो अपनी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक साइकेट्रिस्ट से भी कांटेक्ट करता है और वो डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक आने को बोलती है, लेकिन वो सिर्फ 15 साल का एक बच्चा था तो वो शर्म का मारा वहाँ पर नहीं जाता और ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहता है। ईसाई सागावा की टोटल हाइट 4 फुट 6 इंच थी। उसके लेग्स बहुत थिन एंड वीक थे, उसकी स्किन भी बहुत थिन एंड ग्लूमी थी और उसके दांत बहुत कमजोर, बारीक एंड डिसलोकेटेड थे। सो उसकी इसी अपीयरेंस के कारण उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, जिस कारण वो हमेशा अडल्ट कॉमिक्स देख वेस्टर्न वुमेन्स को फैंटेसाइज करता रहता था। फिर 1974 को ईसाई 24 साल का हो जाता है एंड टोक्यो कॉलेज में स्टडी करने लगता है और उसी कॉलेज में एक जर्मन गर्ल भी स्टडी करती थी एंड ईसाई सागावा को वो गर्ल बहुत ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो एक वेस्टर्न गर्ल थी और ईसाई सागावा उसे रोज फॉलो करता था उसकी बिल्डिंग तक। और एक रात ईसाई उस जर्मन गर्ल के घर की खिड़की खुली देखकर उसके रूम में घुस जाता है और उस लड़की को बेड पर सोती देख ईसाई उसके थाइस को पकड़ लेता है और तभी वो लड़की घबरा कर उठ जाती है और ईसाई को देखकर चिल्लाने लग जाती है। तभी पास के पड़ोसी वहां आ जाते हैं और ईसाई सागावा को पकड़कर रेप के इल्जाम में पुलिस को पकड़ा देते हैं, पर वो लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ईसाई वहां पर उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने नहीं बल्कि उसका मांस खाने आया था। इसके बाद उसे जेल में ले जाया जाता है बट ईसाई सागावा के फादर अपने पैसे का यूज कर उसे जेल से बाहर निकलवा देते हैं एंड ईसाई के फादर उस जर्मन लड़की को भी बहुत सारे पैसे देता है अपना केस वापस लेने के लिए और पैसे लेकर वो लड़की अपने सारे चार्जेस ड्रॉप कर देती है एंड इस तरह ईसाई सागावा जेल से बाहर आ जाता है। पर इस इंसिडेंट के बाद ईसाई पूरे जापान में बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था तो इसलिए उसकी फैमिली उसे सरबोन पेरिस भेज देती है जहाँ पर वो अपनी लिटरेचर में PhD करने लगता है।
और ऐसे ही पेरिस में 2 साल बीत जाते हैं और ईसाई वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि वो हर वक्त वहाँ पर वेस्टर्न वुमेन्स के साथ घिरा रहता था। और उसने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो हर रोज वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूशन को अपने घर लाता था और उसे मारने की कोशिश करता था और उसके पास एक गन भी थी, लेकिन वो कभी भी किसी भी प्रोस्टिट्यूशन को मार नहीं पाया क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी पर गोली चला सके और उसे मार सके। फिर 2 साल के बाद ईसाई सागावा की मुलाकात होती है रेने हार्डवेल से, जो कि एक डच लड़की थी और उसी के कॉलेज की एक स्टूडेंट थी। और रेने काफी स्मार्ट एंड फ्रेंडली लड़की थी जिस कारण ईसाई सागावा की उसके साथ दोस्ती हो जाती है। एंड रेने हार्डवेल बिल्कुल ईसाई की ड्रीम गर्ल की तरह थी, जैसी वो पिछले 32 सालों से फैंटिसाइज करता था। और रेने को देखकर ईसाई को ऐसा लग रहा था कि अभी फाइनली उसका एक वेस्टर्न वुमेन को खाने का सपना पूरा हो जाएगा। सो रेने का ट्रस्ट जीतने के लिए ईसाई उसे पहले नॉर्मली बात करता है और फिर उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। सो एक रात रेने ईसाई सवागा के अपार्टमेंट में डिनर करने जाती है और बातों बातों में रेने ईसाई को बताती है कि वो 3 लैंग्वेजेस जानती है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। तो ये सुन के ईसाई सागावा रेने को जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए बोलता है, जिसके बदले वो रेने को फीस भी देगा। तो फीस का नाम सुनकर रेने भी उसे जर्मन सिखाने के लिए तैयार हो जाती है उसी के अपार्टमेंट में। और अभी तक सब कुछ ईसाई के प्लान के हिसाब से चल रहा था। फिर 2 दिन के बाद रेने ईसाई सागावा के अपार्टमेंट में आती है और डेस्क पे बैठकर कुछ जर्मन लेक्चर को सुनने लगती है। एंड इसी दौरान ईसाई पीछे से अपनी गन निकाल कर रेने को शूट कर देता है एंड बुलेट डायरेक्ट उसकी नेक में जाकर लगती है, जिस कारण रेने इंस्टेंटली वहीं पर मर जाती है। 本当にそれでも引き金を引いてしまいましたでずーっと彼女は声がしてたんですピタッと当然 और अभी जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल, टेरिफाइंग एंड हॉरिफाइंग है, जिसे देखना तो जरूर आप सुनकर ही टहल जाओ। उठने के बाद ईसाई सागावा रेने के सारे कपड़े उतारता है और उसे उल्टा कर पहले वो उसकी राइट बम्प काट कर उसी वक्त खाने लग जाता है एंड देन लेफ्ट वन। और ये खाने के बाद वो बहुत ज्यादा अराउज्ड हो जाता है एंड फिर वो रेने की बॉडी को सीधा कर उसकी खून से लथपथ डेड बॉडी के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। और फिर ऐसे ही ईसाई रेने की बॉडी के मल्टीपल टुकड़े कर लेता है, जैसे कि उसके लेग्स, थाइस, लिप्स, वजाइना, आर्म्स एंड ब्रेस्ट। एंड फिर ईसाई रेने की पूरी बॉडी के टुकड़ों को अगले 2 दिन तक अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में खाता रहा। और उसने ये सब करते हुए अपनी कई वीडियोस भी शूट करी जिसमें वो उसकी बॉडी पार्ट्स को पकाकर और उबाल कर खा रहा है और वो बाकी के बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में स्टोर कर लेता है बाद में खाने के लिए। और ये सब करने में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि ये उसका बचपन का सपना था कि वो किसी सुंदर वेस्टर्न वुमेन को खाए। ऐसे ही अगले 3 दिन तक वो रेने की बॉडी पार्ट्स को खाता रहता है और कुछ ऐसे भी बॉडी पार्ट्स थे जो कि ईसाई नहीं खाना चाहता था, तो वो उन सब बॉडी पार्ट्स को बुआ द बुलूनिया पार्क की लेक में फेंकने का प्लान बनाता है। सो ईसाई उन सभी बॉडी पार्ट्स को 2 बैग्स में भर लेता है एंड वो एक कैब बुलाता है एंड कैब के ड्राइवर की हेल्प से ही वो उन दोनों बैग्स को कार में रखकर बुलूनिया पार्क में ले जाता है। एंड फिर वो दोनों बैग्स को घसीटता हुआ पार्क के अंदर लेकर जाता है, बट वो बहुत ही ज्यादा वीक और छोटा था तो वो थक जाता है, इसलिए वो बैग से थोड़ा दूर खड़ा होकर थोड़ी देर सांस लेने लगता है। तभी पार्क में वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उन लवारी सूटकेस को देखकर ईसाई से पूछता है कि क्या ये सूटकेस उसके हैं। तो ईसाई घबरा कर नो बोल देता है, जिसके बाद वो आदमी उसमें से एक सूटकेस खोल लेता है जिसमें वो देखता है रेने के बॉडी पार्ट्स को। और वो घबरा कर उसी वक्त पुलिस को कॉल करता है और फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन ये देख के ईसाई उसी वक्त वहाँ से भाग कर अपने घर आ जाता है। और ये बात ईसाई अच्छी तरह से जानता था कि अभी वो फंस चुका है और उस आदमी ने भी उसे उन दोनों सूटकेस के साथ देख लिया था, तो पुलिस किसी भी वक्त उसके घर आ सकती है। एंड वो गलत नहीं था, जस्ट विद इन 4 डेज पुलिस ईसाई के घर तक आ जाती है। उसके बाद वो ईसाई को पकड़ लेती है एंड उसके घर की तलाशी लेती है। और जब पुलिस ईसाई सागावा की फ्रिज ओपन करती है तो वो सामने देखती है रेने हार्डवेल के बाकी के बॉडी पार्ट्स को। इसके बाद ईसाई सागावा को तुरंत रेने हार्डवेल के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उस पर मुकदमा होता है और 2 साल जेल में रहने के बाद उसका कोर्ट में ट्रायल होता है। एंड अगेन यहाँ पर ईसाई सागावा के फादर अकीरा सागावा अपने पैसों का इस्तेमाल करके अपने बेटे को मेंटली इल साबित कर देते हैं एंड उसे जेल होने से बचा लेते हैं। एंड इस केस का जज था जीन लुइस ब्रुगायर, जो ईसाई सागावा को लीगली इंसेन बताकर जेल की बजाय पेरिस के मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है। इधर अकीरा सागावा अपने पैसों के दम पर ईसाई के सारे क्रिमिनल एविडेंस को सीज करवा देता है और अपने बेटे को वापस जापान डिपोर्ट करवा देता है। एंड जापान पहुंचते ही ईसाई को मात्सुजावा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ अगेन अकीरा सागावा पैसों के दम पर अपने बेटे को रिपोर्ट्स में बिल्कुल ठीक एंड मेंटली फिट प्रूव कर देता है और ईसाई के खिलाफ
किया, पेरिस के सब क्रिमिनल्स एविडेंस को सीज कर दिया गया था, जिसके कारण जापान के लॉ डिपार्टमेंट को भी ईसाई सगावा के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता और उन्हें ईसाई को बाइज्जत बली करना पड़ता है। बट जापान के लोगों को उसका सच पता था, तो इसलिए जापान के सभी लोग उससे बहुत नफरत करते थे एंड कोई भी उसके पास नहीं आता था। एंड इसी कारण से ईसाई को कभी भी कोई भी जॉब नहीं मिली और वो सारी जिंदगी अपने बाप के पैसों पे ही काट रहा था। बट फिर उसने अपने पैसे अपने किए गए क्राइम से ही कमाने शुरू कर दिए। ईसाई ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उसने पूरी डिटेल्स में सब मेंशन करा था कि कैसे उसने रेने हार्टवेल्ड को मारा और उसे खाया था, पूरी डिटेल्स के साथ। एंड यकीन करना, इसकी पूरी 2 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी। इसके अलावा ये कई एडल्ट मूवीज में भी फीचर हो चुका है, ये बहुत सारे शोज एंड इंटरव्यूज भी कर चुका है और इसने कुछ मांगास भी लिखे थे। एंड इस तरह ईसाई सगावा जापान का एक कैनिबल सेलिब्रिटी बन जाता है। और एक इंटरव्यू में ईसाई ने यह भी बताया था कि कौन सी चीज ने उसे कैनिबल बनने के लिए पुश किया। ईसाई ने बताया कि जब वो 4-5 साल का था तभी से उसका एक अंकल फैमिली गैदरिंग में हर बार एक ऐसा मॉन्स्टर बनकर हमारे साथ खेला करता था जो कि इंसानों को पकड़कर उनका मांस उबाल कर खाया करता था। और ये सब ईसाई सगावा को तभी से बहुत ज्यादा पसंद था। और उसकी फेवरेट स्टोरी थी हैंसल एंड ग्रेटल, जिसमें 8 इंसानों के बच्चों को खाया जाता था। और एक रात ईसाई के अंकल ने ईसाई को बताया कि उसे कैनिबल्स बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। तभी से ईसाई कैनिबलिज्म में बहुत इंटरेस्टेड हो गया एंड फाइनली 32 साल के बाद उसने रेने हार्टवेल को मार कर खा लिया और अपना सपना पूरा किया। बट फिर भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वो एक अमीर बाप की औलाद थी। और इतना ही नहीं, ईसाई सगावा ने इसके बाद 19 और बुक्स पब्लिश करी जो कि कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग थॉट्स एंड ड्राइंग्स के साथ भरी हुई थी। और इसके अलावा इसने कुछ मांगास बनाकर भी पब्लिश करे थे जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी थे। उन मांगास में वेस्टर्न वुमेन्स को फैंटेसाइज किया गया था एंड ड्राइंग्स में बहुत ही ज्यादा शेमफुल एंड क्रीपी फिगर्स को यूज किया गया था। एंड यहाँ तक कि ईसाई सगावा ने कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी बनाई थी जिसमें उसने एग्जैक्ट रेने हार्टवेल की डेड बॉडी की ड्राइंग बनाई थी, जैसी एग्जैक्ट हालत उसने उस बेचारी लड़की की करी थी। मैं आपको रेने हार्टवेल की वो डिस्टर्बिंग पिक्चर्स तो नहीं दिखा सकता जो हालत इसने उसकी करी थी, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज ये अलाउ नहीं करेगी। तो लेकिन हाँ, इतना जान लो कि ये जो पेंटिंग इसने बनाई है ये एग्जैक्ट उसी चीज की कॉपी है। उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी जब उसके सभी बॉडी पार्ट्स को असेंबल करा गया था, जैसा कि इसने इस पेंटिंग में दिखाया है। और इतना घटिया काम करने के बाद भी ये चिल करके अपनी जिंदगी जी रहा था और बूढ़ा होकर 24 नवंबर 2022 में 73 इयर्स की एज में टोक्यो जापान के हॉस्पिटल में मर गया। तो ना तो रेनी को कोई जस्टिस मिली और ना इस कमीने को इसके किए गए की सजा। तो ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है कि इस दुनिया में जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, कितना ही घिनौना क्राइम कर ले कोई उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि पैसे पे सब बिकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है हमारी इस दुनिया का। तो इतने बड़े क्राइम करके इतना जो इसने संगीन जुर्म किया, उसके बाद ये पब्लिकली वो सब कुछ इंटरव्यूज में, शोज में, मूवीज में बता रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी इसे अरेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक अमीर बाप की औलाद है और इनके पास बहुत पैसा है। और इसी के साथ हमारा ये आज का केस खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस आगे लाता रहूंगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।